नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं श्याम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम राकेश है। तो चलिए अब ये कहानी राकेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल खौफनाक शैडो को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूं और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले कई सालों से मेरी जिंदगी सड़क, ट्रक और रातों के बीच ही सिमटी हुई है। मुझे दिन में गाड़ी चलाना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि दिन में लोग सवाल बहुत पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, कब लौटोगे। लेकिन रात चुप रहती है। अंधेरा किसी से कुछ नहीं पूछता, बस रास्ता दिखाता है। शायद इसी वजह से मैं ज्यादातर रात में ही सफर करता हूँ। लंबी सुनसान सड़कें, ट्रक की घरघराहट और सामने फैलता अंधेरा, यही मेरी दुनिया बन चुकी थी। मैं हमेशा खुद को मजबूत समझता रहा, ऐसा इंसान जो किसी डर, किसी वहम या किसी कहानी से प्रभावित नहीं होता। मुझे लगता था कि जो दिखता है वही सच है और जो नहीं दिखता उस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं। मैं भूत प्रेत, आत्मा, भगवान, इन सब बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं जो लोग डराने या बहलाने के लिए बनाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, एक्सीडेंट, लाशें, खून, चीखें, लेकिन कभी किसी परछाई से नहीं डरा। मुझे लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर दिमाग मजबूत हो तो कोई भी चीज इंसान को हिला नहीं सकती। यही सोचकर मैं हर रात बेफिक्र होकर ट्रक स्टार्ट करता था। लेकिन शायद मुझे ये समझ नहीं था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं, अंदर पैदा होते हैं। और जब अंदर कुछ टूटने लगता है तो इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि वो कब और कैसे बदल रहा है। मेरी जिंदगी तब बदली जब मेरी माँ की मौत हुई। आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कैसे मरी तो मेरे पास पूरा जवाब नहीं होता। बस इतना पता है कि एक सुबह वो जिंदा थीं और अगली सुबह नहीं। कहा गया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, लेकिन मुझे कभी ये बात पूरी तरह हजम नहीं हुई। माँ की आंखों में मैंने मरने से कुछ दिन पहले एक अजीब सा डर देखा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। उनकी मौत के बाद घर सूना हो गया और मैं खुद को काम में डुबोता चला गया। दिन हो या रात, बस ट्रक और सड़क। मुझे लगता था कि भागते रहने से दर्द पीछे छूट जाएगा, लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। हर सपना लगभग एक जैसा होता था। मैं एक अंधेरी सड़क पर खड़ा होता, बिल्कुल अकेला। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तक की आवाज नहीं। सामने सड़क बहुत दूर तक जाती दिखती, लेकिन उसके आखिर में सिर्फ अंधेरा होता। और फिर अचानक मुझे महसूस होता कि कोई है जो मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़ता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता एक काली सी परछाई सड़क के किनारे किनारे चलती नजर आती। वो कभी साफ नहीं दिखती, बस एक एहसास की तरह मौजूद रहती। मेरी नींद टूट जाती, दिल जोर जोर से धड़कता और शरीर पसीने से भीग जाता। शुरुआत में मैंने इन सपनों को थकान और अकेलेपन का असर समझकर नजरअंदाज किया। मैं खुद को समझाता रहा कि लंबी ड्राइव, नींद की कमी और दिमाग का तनाव ऐसी चीजें दिखा देता है। लेकिन धीरे धीरे सपनों के साथ एक अजीब बात और जुड़ गई। कभी कभी जागते हुए भी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी पीठ के ठीक पीछे खड़ा है। मैं ट्रक का शीशा देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर भी दिल का एक कोना हर वक्त चौकन्ना रहता। रात की शांति अब वैसी शांत नहीं लगती थी। सन्नाटा मुझे घूरता हुआ महसूस होता, जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। मैं तब भी खुद को यही समझाता रहा कि डर मान लेने से डर सच हो जाता है। मैं मजबूत हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अंदर कहीं कुछ बदल चुका था। अकेलापन अब सुकून नहीं देता था, बल्कि भारी लगने लगा था। रातें जो पहले मेरी दोस्त थीं, अब अजीब सी बेचैनी से भर जाती थीं। सड़क पर चलते हुए मैं अक्सर सोचता कि अगर वाकई कुछ है जो मुझे देख रहा है तो वो चाहता क्या है। ये सवाल मन में आते और बिना जवाब के दब जाते। शायद यही वो शुरुआत थी
जब मुझे एहसास होना चाहिए था कि मेरी जिंदगी की कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, किसी और की मौजूदगी, चाहे वो कितनी ही धुंधली क्यों ना हो, मेरे साथ चलने लगी थी। कुछ दिन बाद मुझे एक नई माल ढुलाई का ऑर्डर मिला। जगह नई थी, रास्ता लंबा था, लेकिन काम वही था जो मैं सालों से करता आ रहा था। रात के करीब 10 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ सामान्य था। सड़क जानी पहचानी, ट्रैफिक कम और मन शांत। जीपीएस चल रहा था और मैं बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन करीब 2 घंटे बाद जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई। कुछ सेकंड बाद जीपीएस बंद हो चुका था। मैंने 2-3 बार उसे ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। उस अंधेरी रात में जब सामने सिर्फ सड़क और पीछे बीता हुआ रास्ता था, मुझे पहली बार हल्की सी घबराहट महसूस हुई। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, तकनीक अक्सर धोखा दे देती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक बोर्ड दिखा जिस पर जगह का नाम आधा मिट चुका था। सड़क 2 हिस्सों में बांट रही थी। एक रास्ता थोड़ा चौड़ा था, दूसरा पतला और जंगल के अंदर जाता हुआ। मुझे अंदाजा था कि चौड़ा रास्ता लंबा पड़ेगा और देर हो जाएगी। मजबूरी में मैंने जंगल वाले रास्ते को चुन लिया। जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर मुड़ा, माहौल बदलने लगा। चारों तरफ घने पेड़, ऊपर झुके हुए डालियां और नीचे सन्नाटा। ट्रक की हेडलाइट में रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। न कोई घर, न कोई रोशनी। हवा भी जैसे रुक गई हो। इतना सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शांति अजीब थी, भारी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब आवाजें छीन ली हों। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। हर मोड़ पर दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता। कभी कभी लगता जैसे कोई आवाज आई हो, लेकिन अगली ही पल सब शांत। अचानक मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर ठंड बढ़ गई है। ऐसी बंद था, फिर भी एक अजीब सी ठंडक रेंगती हुई शरीर में उतरने लगी। मैंने शीशे से बाहर देखा। जंगल, अंधेरा, वहीं पेड़। फिर न जाने क्यों मेरी नजर सामने वाले शीशे से हटकर पीछे लगे छोटे शीशे पर चली गई। और वहीं एक पल के लिए मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे हाथ पैर सुन्न कर दिए। ऐसा लगा जैसे ट्रक के ठीक पीछे सड़क पर कोई खड़ा है। वो बस एक परछाई थी, न चेहरा साफ, न शरीर की बनावट, बस एक गहरी काली आकृति जो सीधी खड़ी थी। मेरी सांस अटक गई, दिल जोर से धड़कने लगा और पसीना माथे पर उभर आया। मैंने आंखें झपकी, फिर दोबारा देखा। परछाई अब भी वही थी। मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। इस सुनसान जंगल में आधी रात को कोई कैसे खड़ा हो सकता है? डर और हैरानी के बीच मैंने अचानक ब्रेक दबा दिया। ट्रक झटके से रुका। कुछ सेकंड तक मैं हिला तक नहीं। फिर हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने का सोचा, लेकिन उससे पहले शीशे में दोबारा देखने की कोशिश की। अब वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की कतार। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। हाथ कांप रहे थे। मैं नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और पीछे की तरफ देखा। न कोई इंसान, न पैरों के निशान। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। जो मैंने देखा था वो इतना साफ था कि उसे वहम कहना आसान नहीं लग रहा था। मैं वापस केबिन में बैठा, दरवाजा बंद किया और गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सीने पर जैसे कोई भारी बोझ रखा हो। ट्रक दोबारा स्टार्ट किया, मगर अब पैर एक्सीलरेटर पर भारी लग रहे थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि कुछ फिर से दिख जाएगा। आंखें बार बार शीशे की तरफ चली जाती। पसीना पीठ से बह रहा था और मुंह सूख चुका था। मैं खुद से कहता रहा कि डरने की कोई वजह नहीं है। जंगल में जानवर भी हो सकते हैं, आंखों का धोखा भी हो सकता है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज थी जो बार बार कह रही थी कि यह सब इतना आसान नहीं है। पहली बार मुझे सच में लगा कि शायद जो मैं देख रहा हूं वो सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। उस अनजान रास्ते पर चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अब सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं, बल्कि किसी ऐसी चीज के करीब जा रहा हूं जिसका नाम मैं अभी नहीं जानता। जंगल की वो खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी। हर मोड़ के साथ मेरा भरोसा टूटता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन इतना तय था कि उस रात के बाद रास्तों पर मेरा यकीन हमेशा के लिए बदलने वाला था।
मैं ट्रक को उस अजीब रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहा था कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा। मैंने पैर से एक्सीलरेटर ढीला किया और ध्यान से देखा। आधी रात थी, जंगल था और वहां एक लड़की खड़ी थी। न उसने हाथ उठाया, न इशारा किया, बस चुपचाप खड़ी रही। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि इस समय इस जगह पर कोई लड़की कैसे हो सकती है। दिल ने कहा रुक मत, लेकिन नजरें बार बार उसी पर चली जा रही थीं। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, उसका चेहरा साफ होने लगा। वो डरावनी नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी असहज थी। ट्रक अपने आप रुक गया। खिड़की से मैंने पूछा, इस वक्त यहां? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और उस एक नजर में मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अजीब तरह से साफ। उसने अपना नाम बताया, अनन्या, बस नाम, और कुछ नहीं। न कोई जल्दी, न घबराहट। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में अजीब सी ठंडक, जैसे भावनाएं कहीं दबा दी गई हों। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। दिमाग कह रहा था कि इसे लिफ्ट देना ठीक नहीं, लेकिन न जाने क्यों मैंने दरवाजा खोल दिया। वो बिना कुछ कहे ट्रक में बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मुझे अंदर की हवा बदली हुई महसूस हुई। ऐसा लगा मानो ठंड ने केबिन को जकड़ लिया हो। मैंने खुद को समझाया कि जंगल की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन दिल बेचैन होने लगा था। ट्रक आगे बढ़ा और कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर फैला अंधेरा। मैंने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा कि इतनी रात को वह यहाँ क्या कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि उसका गांव पास में ही है, अमरखेड़ा। नाम सुनकर मुझे अजीब सा लगा। यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, न जीपीएस में देखा था। मैंने उससे पूछा कि कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना। उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि सब रास्ते एक जैसे नहीं होते। उसके शब्द सीधे नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो दिमाग में अटक गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसने अचानक मुझसे एक सवाल पूछ लिया। उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी। उसने मेरी माँ के बारे में पूछा। सवाल साधारण नहीं था, बल्कि ऐसा था जो सिर्फ कोई अपना पूछ सकता है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। दिल जैसे एक पल को रुक गया हो। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो अब भी सामने देख रही थी। मैंने पूछा कि वो मेरी माँ के बारे में कैसे जानती है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया, पछतावा या चेतावनी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस खामोशी ने मुझे उसके सवाल से ज्यादा डरा दिया। अब ट्रक के अंदर ठंड साफ महसूस होने लगी थी। मेरी सांसें भाप की तरह दिखने लगी। मैंने हीटर ऑन किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अनन्या के बैठते ही जैसे ट्रक किसी और ही जगह में चला गया हो। बाहर का जंगल और भी घना लगने लगा था। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ हिलते हुए नहीं, बल्कि झुकते हुए दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता छोटा नहीं हो रहा, बल्कि खिंचता जा रहा हो। मैंने खुद से कहा कि डरने की कोई वजह नहीं है, लेकिन शरीर मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने उससे दोबारा सवाल किया, इस बार थोड़ा सख्त होकर, कि वो मेरी माँ के बारे में कैसे जानती है। उसने बस इतना कहा, कुछ बातें रास्ते खुद बता देते हैं। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रह गए। मैंने महसूस किया कि मैं अब सिर्फ उसे लिफ्ट नहीं दे रहा हूं, बल्कि किसी अनजानी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी होती जा रही थी। मैं चाहता था कि वो जल्दी से अपने गांव पहुंचे और उतर जाए, लेकिन कहीं अंदर ये डर भी था कि अगर वो उतर गई तो शायद मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। जैसे जैसे अमरखेड़ा करीब आता गया, मेरे मन में सवाल बढ़ते चले गए। ये लड़की कौन है? इसे मेरी जिंदगी के बारे में इतनी बातें कैसे पता हैं? और इस रास्ते पर आखिर चल क्या रहा है? ट्रक की ठंडी हवा, जंगल की खामोशी और अनन्या की चुप्पी, तीनों मिलकर मुझे अंदर तक जकड़ चुके थे। उस रात मुझे पहली बार साफ महसूस हुआ कि जो डर मैं अब तक नजरअंदाज करता आया था, वो मेरे सामने बैठा है, चुपचाप, बिना किसी जल्दबाजी के। जैसे ही ट्रक उस कच्चे रास्ते से निकलकर पक्की सड़क पर आया, सामने अमरखेड़ा दिखाई दिया। अगर उसे गांव कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन वो किसी जमाने में छूटे हुए खंडहर जैसा लग रहा था। टूटे हुए मकान, झुकी हुई छतें और दीवारों पर जमी काई, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। फिर भी वहां लोग थे,
कुछ आग के पास बैठे, कुछ दरवाजों पर खड़े और कुछ ऐसे ही सड़क के किनारे खामोशी से खड़े हुए। अजीब बात यह थी कि गांव में रोशनी बहुत कम थी, लेकिन अंधेरा भी पूरा नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उजाले और अंधेरे को बराबर बांट दिया हो। ट्रक रोकते ही कई नजरें मेरी तरफ उठीं और उन नजरों में हैरानी नहीं थी बल्कि पहचान थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई पुराना जाना पहचाना चेहरा हूं। मैं ट्रक से उतरा तो हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और धुएं की मिली जुली। अनन्या भी चुपचाप नीचे उतरी। मैंने उससे पूछा कि यहीं उतरना है, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिला दिया। आसपास खड़े लोग हमें देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ कोई ढाबा या ठहरने की जगह है क्या। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। फिर उसने बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देख लिया। दूसरा आदमी भी यही करता रहा। कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा था। सबकी बातें अधूरी थीं, इशारों में या बिल्कुल खामोश। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मुझे लगा कि शायद ये लोग बाहरी लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी चुप्पी में कुछ और भी था। मैंने पलटकर अनन्या को देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। अभी तो वो मेरे पास ही खड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा, लोगों के बीच, गलियों की तरफ, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दिल एक पल को तेज धड़का। मैंने एक औरत से पूछा कि अभी अभी मेरे साथ जो लड़की आई थी वो कहाँ गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, यहाँ अकेले ही आते हैं लोग। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहना चाहा कि वो मेरे साथ आई थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ऐसा लगा जैसे अनन्या का जिक्र करना यहाँ किसी नियम के खिलाफ हो। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और नेटवर्क चेक किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द था, नो सर्विस। मैंने आसपास देखा, कहीं कोई घड़ी दिख जाए ताकि समय का अंदाजा लग सके। न किसी घर की दीवार पर, न किसी चौपाल पर, कहीं भी कोई घड़ी नहीं थी, जैसे इस गांव में समय की जरूरत ही न हो। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि समय क्या हुआ है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहां समय रुक जाता है। यह सुनकर मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अब मुझे साफ लगने लगा था कि यह जगह सिर्फ अजीब नहीं बल्कि गलत है। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। जंगल की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी और गांव के लोग एक एक करके अपने घरों में जाने लगे। किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कहाँ रुकूंगा, लेकिन एक आदमी ने इशारे से एक पुराने से घर की तरफ दिखा दिया, जैसे पहले से तय हो कि मुझे कहाँ जाना है। थकान और मजबूरी ने मुझे उस घर की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। ट्रक बाहर ही खड़ा था, लेकिन उसे छोड़कर जाने का मन नहीं था। फिर भी उस वक्त मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अंदर कदम रखते ही एक सूनापन महसूस हुआ, जैसे घर मुझे स्वीकार नहीं कर रहा हो। कमरे में एक चारपाई पड़ी थी और दीवारें काली पड़ चुकी थीं। मैंने दरवाजा बंद किया और चारपाई पर बैठ गया। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अनन्या कहाँ गई? क्या वो सच में थी या सिर्फ रास्ते की एक परछाई? बाहर गांव की आवाजें अब बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिल कह रहा था कि यहां रुकना ठीक नहीं, लेकिन शरीर थक चुका था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह गांव किसी आम जगह जैसा नहीं है। उस रात उस कमरे में बैठा हुआ मैं पहली बार यह मानने लगा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान का भरोसा खुद पर से उठने लगता है। अमरखेड़ा वैसा ही था। यहां हर चीज सवालों से भरी थी और हर जवाब अधूरा। अनन्या का गायब हो जाना, लोगों की पहचान भरी नजरें, समय का न होना, सब मिलकर एक अजीब जाल बुन रहे थे। मैं समझ चुका था कि मैं अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहा। इस गांव ने मुझे रोक लिया था और वजह मुझे अभी नहीं पता थी, लेकिन इतना तय था कि आगे जो होने वाला है वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होगा। उस घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी गंध महसूस हुई। वो सड़ी हुई चीजों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी पुराने बंद कमरे की थी, जहां बरसों से हवा ने रास्ता नहीं पाया हो। दीवारों पर सीलन जमी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत। चारपाई पर बैठते ही शरीर में थकान उतरने लगी, लेकिन दिमाग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था।
बाहर पूरा गांव जैसे सो चुका था। न किसी के चलने की आवाज, न कुत्तों के भौंकने की। इतना सन्नाटा कि कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने दरवाजा ठीक से बंद किया और लेटने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही अनन्या का चेहरा सामने आ जाता। उसकी चुप्पी, उसके सवाल और फिर उसका अचानक गायब हो जाना, सब कुछ दिमाग में घूमने लगा। उस कमरे में अकेले बैठा हुआ मैं पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। कब नींद आई मुझे याद नहीं, लेकिन आधी रात को एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। दरवाजे पर कुछ खरोंचने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चारपाई पर बैठ गया और सांस रोककर सुनने लगा। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। मैं उठा, धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुना। बाहर से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ वही खरोंचने की आवाज। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, इतनी काली रात कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा बंद करते ही वो आवाज अचानक रुक गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं वापस कमरे में आया, लेकिन अब नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था और हाथ ठंडे पड़ गए थे। तभी मेरी नजर कमरे के एक कोने पर गई। पहले वहां कुछ नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा वहां जमा हो रहा हो। मैं ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उस अंधेरे ने एक आकार लेना शुरू किया। वो कोई साफ आकृति नहीं थी, बस एक काली परछाई जो दीवार से अलग होकर हिल रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैं चाहकर भी अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उस परछाई की हलचल बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जान थी, जैसे वो मुझे महसूस कर रही हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, पैर भारी हो गए, हाथ कांपने लगे। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। कमरे की हवा ठंडी होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उस काली परछाई के बीच से अचानक एक धीमी सी आवाज आई। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर वो आवाज साफ होने लगी। वो आवाज मेरी माँ की थी। वही लहजा, वही अपनापन। उसने मेरा नाम लिया। उस एक पल में मेरे अंदर कुछ टूट गया। दिल चाहता था कि दौड़कर उस आवाज की तरफ जाऊं, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। डर और दर्द दोनों एक साथ सीने में भर गए। माँ की आवाज मुझे बुला रही थी, जैसे वो किसी परेशानी में हो। मैं जानता था कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन उस वक्त दिमाग ने सच को मानने से इनकार कर दिया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो परछाई अब भी वहीं थी और आवाज उसी से आ रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा, अपने आप पर, उस जगह पर और उस अंधेरे पर। डर और गुस्से ने मिलकर मुझे हिम्मत दी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, ये सब क्या है? मेरी आवाज कमरे में गूंज गई। उसी पल वो आवाज रुक गई और परछाई जैसे दीवार में घुलने लगी। कमरे में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। हवा फिर से सामान्य लगने लगी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं चारपाई पर बैठा रहा, कांपता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा और सुना वो सच था या कोई भयानक सपना। लेकिन मां की आवाज इतनी साफ थी कि उसे भूल पाना नामुमकिन था। बाहर अब भी सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। मुझे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ पहली रात थी और जो भी इस गांव में छिपा है उसने मुझे देख लिया है। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में लगता कि कोई मुझे देख रहा है, कोई फिर से आवाज लगाएगा। मैंने आंखें बंद की, लेकिन अंधेरे में भी वही परछाई दिखती रही। दिल के अंदर एक डर बैठ चुका था, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैं समझ गया था कि अमरखेड़ा ने अपनी पहली झलक दिखा दी है, और वो झलक किसी चेतावनी से कम नहीं थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, और आगे जो आने वाला था उसकी कल्पना से ही रूह कांप उठती थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में भी मुझे कोई राहत महसूस नहीं हुई। रात की घटना जैसे मेरे सीने पर पत्थर बनकर रखी थी। चारपाई से उठते ही सिर भारी लग रहा था, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा और सुना वो सपना था या सच।
माँ की आवाज, दरवाजे पर खरोंच और कमरे के कोने में हिलती वो काली परछाई, सब कुछ इतना साफ याद था कि उसे वहम कहना मुश्किल लग रहा था। फिर भी मन का एक हिस्सा यही मानना चाहता था कि शायद डर और थकान ने मिलकर दिमाग के साथ खेल किया, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैं बाहर निकला तो गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। कोई आग जला रहा था, कोई पानी भर रहा था और कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। किसी के चेहरे पर डर या हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही अकेला हूं जिसके लिए रात कुछ और लेकर आई थी। मैंने जिस घर में रात गुजारी थी उसके पास खड़े आदमी से मैंने पूछ लिया कि रात में यहां कोई आया था क्या। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजीब बात कर रहा हूं, फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी आवाज में न हैरानी थी न सवाल, बस एक सीधी अनदेखी। मैंने हिम्मत करके रात की आवाजों का जिक्र किया, लेकिन उसने साफ कहा कि यहां रातें हमेशा शांत रहती हैं। उसके शब्द सुनकर मेरे अंदर फिर से ठंड सी दौड़ गई। क्या सच में सब कुछ मेरी कल्पना थी? कमरे में लौटकर मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो रात की गवाही दे सके। न दरवाजे पर खरोंच के निशान, न दीवार पर कोई साया। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक पुराना खाली कमरा होता है। ये बात मुझे और बेचैन कर रही थी, क्योंकि अगर वो सब सपना था तो इतना असली क्यों लगा। मैंने गांव में अनन्या के बारे में पूछना शुरू किया। हर किसी से एक ही सवाल और हर बार अधूरा जवाब। कोई कहता कि वो उसे नहीं जानता, कोई कहता कि यहाँ उस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। कुछ लोग सवाल सुनते ही बात बदल देते। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी ऐसी चीज का नाम ले रहा हूं जिसे यहां बोलना मना है। अनन्या का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अगर वो सच में नहीं थी तो मेरे साथ ट्रक में कौन बैठा था? ये सवाल मुझे अंदर से कचोट रहा था। गांव के बीच से गुजरते हुए एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से इशारा किया कि मैं उसके पास आऊं। जब मैं पास गया तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां सवाल मत पूछो। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, ऐसा डर जो बरसों से जमा हो। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, वो भीड़ में गायब हो गया। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रह गए। पहली बार मुझे लगा कि शायद यहाँ के लोग भी किसी चीज से डरते हैं, लेकिन वो डर इतना पुराना है कि अब उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे मुझे गांव के अजीब नियम समझ आने लगे। जैसे ही सूरज ढलने लगता, लोग अपने घरों की तरफ बढ़ने लगते। कोई बाहर नहीं रुकता, न बातें होती न हंसी। शाम होते ही गांव जैसे सिकुड़ जाता। मैंने एक आदमी से पूछा कि रात में बाहर क्यों नहीं निकलते। उसने बस इतना कहा, यहां रात अपने लिए होती है। उसके इस जवाब ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मुझे याद आया कि रात ने मेरे साथ क्या किया था, और दिल ने कहा कि शायद यही वजह है। दिन चढ़ता गया, लेकिन मेरा मन और भारी होता गया। ट्रक पास में खड़ा था, लेकिन उसे स्टार्ट करने का मन नहीं हो रहा था। कहीं अंदर से लग रहा था कि मैं जा नहीं सकता, जैसे किसी ने मुझे यहां बांध दिया हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं फंस चुका हूं, लेकिन किस में और क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव के चेहरे, उनकी खामोशी और रात की यादें सब मिलकर एक ऐसा जाल बना रहे थे जिससे निकलना आसान नहीं लग रहा था। उस सुबह मुझे ये समझ आ गया कि अमरखेड़ा सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक हालत है जिसमें फंसकर इंसान अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है। डर अब सामने खड़ा नहीं था, बल्कि मेरे अंदर बैठ चुका था। मैं जानता था कि जो कुछ भी यहां छिपा है, उसने मुझे चुन लिया है। क्यों चुना? इसका जवाब अभी दूर था, लेकिन इतना तय था कि अब वापस लौटना आसान नहीं होगा। दोपहर का समय था, सूरज सिर के ऊपर आ चुका था, लेकिन मेरे अंदर की ठंड अब भी नहीं गई थी। मैं गांव की पगडंडी पर यूं ही चल रहा था कि अचानक सामने वही चेहरा दिखा जिसे मैं सुबह से ढूंढ रहा था। अनन्या। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। न उसके चेहरे पर डर, न रात की कोई परछाई। मुझे एक पल को लगा कि शायद मैं ही गलत था। वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जैसे हम कल ही मिले हों और सब कुछ ठीक हो। मेरे मन में जो उथल पुथल मची थी, वो उसके चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे गुस्सा भी आया और राहत भी।
गुस्सा इस बात का कि वो इतनी सहज कैसे हो सकती है, और राहत इस बात की कि वो सच में मौजूद थी। मैंने बिना घुमा फिराए उससे पूछ लिया कि रात में वो कहाँ चली गई थी और वो सब क्या था। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी नजरें इधर उधर घूम गईं। फिर उसने बहुत साधारण आवाज में कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानना ठीक नहीं होता। उसका ये जवाब मेरे सवालों से बचने की कोशिश था, ये मैं समझ गया। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो चुप रही। उसकी चुप्पी में अब एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं और आंखें जमीन पर टिकी थीं। साफ दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन शायद मजबूरी में। कुछ देर बाद उसने इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा। हम दोनों गांव के बाहर की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, घर पीछे छूटते गए और चारों तरफ खुला मैदान आने लगा। हवा यहां अलग लग रही थी, थोड़ी भारी, थोड़ी ठंडी। थोड़ी दूर पर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके आसपास झाड़ियां उगी थीं और पत्थरों पर काई जमी थी। अनन्या वहीं रुक गई। उसने कुएं की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उस एक नजर में मैंने डर और दर्द दोनों देखे। उसने कहा कि यहां तक ही आना था। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि ये कुआं क्यों दिखाने लाई है। उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ जगहें दिन में भी अंधेरी होती हैं। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो अंधेरे में मुझे मत ढूंढना। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे आखिरी बार देख रही हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने नजरें फेर ली। मुझे लगा कि वो मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही है, लेकिन उस खतरे का नाम लेने से डर रही है। उस पल मुझे उसके लिए अजीब सी चिंता महसूस हुई। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका बोझ मेरे सीने पर रहेगा। मुझे नहीं पता था कि ये एहसास कब और कैसे पैदा हुआ, लेकिन वो सच्चा था। डर के बीच कहीं एक जुड़ाव बन रहा था। मैं चाहता था कि वो मुझे सब कुछ बता दे, लेकिन साथ ही ये भी डर था कि सच शायद मुझे तोड़ देगा। उसके चेहरे पर जो मजबूरी थी, उसने मुझे अंदर तक छू लिया। हम कुछ देर तक यूं ही खड़े रहे। हवा में कुएं से आती सीलन की गंध थी। दूर गांव की आवाजें बहुत हल्की सुनाई दे रही थीं। अनन्या ने फिर मेरी तरफ देखा और कहा कि उसे वापस जाना होगा। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो धीरे धीरे वापस गांव की तरफ चल दी। मैं वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये मुलाकात सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए नहीं थी, बल्कि शायद किसी और ही वजह से थी। जब वो मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मुझे पहली बार लगा कि मैं इस गांव में पूरी तरह अकेला नहीं हूं। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा अपनापन भी जुड़ गया था। मुझे समझ आ गया था कि अनन्या सिर्फ एक अजनबी नहीं है, वो इस रहस्य का हिस्सा है और शायद मेरी कहानी का भी। डर और भावनाओं के उस उलझे हुए पल में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसका अंजाम अभी दूर था, लेकिन असर उसी दिन से महसूस होने लगा था। शाम ढलते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। सूरज के डूबते ही गांव की हवा बदल गई थी, जैसे दिन और रात के बीच कोई अदृश्य दरवाजा बंद हो गया हो। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए, रास्ते खाली हो गए और चारों तरफ वही भारी सन्नाटा फैल गया जिससे मैं अब डरने लगा था। मुझे अनन्या की बात याद आ रही थी, उसकी चेतावनी, उसका डर। दिमाग कह रहा था कि बाहर मत जाओ, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, खींच रहा हो। मैंने खुद से कहा कि बस थोड़ा देख आऊंगा, कुछ नहीं होगा। गांव के नियम तोड़ते हुए मैं धीरे धीरे उस पगडंडी पर बढ़ गया जो कुएं की तरफ जाती थी। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही मुझे लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। रात गर्म नहीं थी, फिर भी वहां खड़े होते ही ठंड हड्डियों तक उतरने लगी। मेरी सांसें साफ दिखने लगी, जैसे ठंडी हवा में भाप बन रही हों। चारों तरफ झाड़ियां थीं और ऊपर आसमान में तारे भी धुंधले लग रहे थे। कुआं बहुत पुराना था, उसके पत्थरों पर काई जमी हुई थी और मुंह के पास अंधेरा इतना गहरा था कि नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया
तभी मेरे कानों में कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज आई। पहले बहुत धीमी, फिर थोड़ी साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ धीमे स्वर में कुछ कह रहे हों। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाजें बाहर से आ रही हैं या मेरे ही दिमाग के अंदर गूंज रही हैं। मैंने कुएं के किनारे झुककर नीचे देखने की कोशिश की। अंधेरे के बीच पानी की हल्की सी चमक दिखाई दी। फुसफुसाहट अब और साफ हो गई थी और उसी के बीच मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मेरी मां की आवाज। वही अपनापन, वही लहजा। उसने मेरा नाम लिया। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। दिल जोर से धड़कने लगा और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं जानता था कि वो जिंदा नहीं है, फिर भी उस आवाज ने मेरे सारे तर्क तोड़ दिए। मैं झुकता चला गया, जैसे उस आवाज के पास पहुंचना चाहता हूं, जैसे मां सच में नीचे हो और मुझे बुला रही हो। अचानक पानी की सतह पर कुछ बदला। जो चमक पहले थी वो अब एक तस्वीर में बदलने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुझे पानी में अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो मेरा जिंदा चेहरा नहीं था। वो पीला पड़ा हुआ, आंखें बंद, जैसे किसी लाश का चेहरा होता है। उस पल मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई। पैर लड़खड़ा गए और मैं लगभग कुएं में गिर ही गया था। किसी तरह मैंने पत्थर को पकड़ लिया और खुद को पीछे खींचा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा। दिमाग सुन्न हो चुका था, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, बहुत पास से। तुम्हें यहां नहीं आना था। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा सा अफसोस था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा हो, मुझे घूर रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ नियम नहीं तोड़ रहा था, बल्कि किसी ऐसी सच्चाई के बहुत करीब आ गया था जिसे जानना शायद मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं लड़खड़ाते कदमों से वहां से हटने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मुझे पकड़कर रोक रही हो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बस वहां से दूर जाना था। फुसफुसाहटें अब भी कानों में गूंज रही थीं। मां की आवाज अब भी दिल को चीर रही थी। जब मैं गांव की पहली झोपड़ी के पास पहुंचा, तब जाकर थोड़ी सांस आई। लेकिन दिल जानता था कि जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था। वो कुआं सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं था, बल्कि किसी सच का मुंह था जिसने मुझे मेरी ही मौत की झलक दिखा दी थी। उस रात मैं अपने कमरे में लौटा, लेकिन नींद मेरे पास नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही चेहरा दिखता, वही आवाज सुनाई देती। मुझे समझ आ गया था कि अनन्या ने मुझे चेतावनी क्यों दी थी। वो कुआं कुछ छुपाए हुए है और मैंने उस रहस्य का एक टुकड़ा देख लिया था। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर बैठ चुका था। मुझे एहसास हो गया था कि इस गांव में सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है और हर सच्चाई इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। लोग जो कल तक चुपचाप रहते थे, आज फुसफुसाते हुए इधर उधर आ जा रहे थे। कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ पर राहत, और कुछ ऐसे भी थे जो नजरें चुरा कर चलते थे। मैंने किसी से पूछा तो बस इतना कहा गया कि बाबा आ रहे हैं। इतना सुनते ही माहौल बदल गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गांव के बीचों बीच लोग इकट्ठा होने लगे हैं। धूल उड़ती हुई एक बूढ़ी सी गाड़ी आई और उसमें से एक लंबे कद का आदमी उतरा। लंबे उलझे बाल, माथे पर गहरी रेखाएं और आंखें इतनी पैनी कि जैसे सामने वाले के अंदर तक देख लेती हों। गांव वाले उनके सामने सिर झुकाने लगे, कोई डर से, कोई श्रद्धा से। मुझे समझ आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, तभी अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो सीधे मेरी तरफ चलने लगे, जैसे पहले से जानते हों कि मैं यहां हूं। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। वो मेरे सामने आकर रुके और बिना पूछे मेरा नाम ले लिया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, फिर भी वो मुझे पहचानते थे। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन शांत। उन्होंने बस इतना कहा, जिसे साया बुलाता है वो बच नहीं पाता। उनके ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। मुझे रात का कुआं,
वो परछाई और माँ की आवाज सब एक साथ याद आ गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे अंदर की सारी बातें पढ़ ली हों। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरी माँ का नाम ले लिया। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नाम मैंने यहाँ किसी को नहीं बताया था, न अनन्या को, न गांव वालों को। मेरी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने मेरी हालत देखी और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। उनकी बातों में संकेत थे, सीधे जवाब नहीं, लेकिन हर शब्द मेरे दिल पर वार कर रहा था। मुझे पहली बार लगा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो संयोग नहीं है। बाबा ने मुझे इशारे से एक तरफ बुलाया। गांव वाले दूर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन पास आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जो साया मैंने देखा है वो इस गांव का नहीं है। ये सुनकर मैं चौंका। मैंने सोचा था कि अमरखेड़ा ही इसका केंद्र है, लेकिन बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि साया मेरे साथ आया है, वो मुझसे जुड़ा है। उनके शब्द सुनते ही मुझे अपने बचपन की धुंधली यादें आने लगीं, कुछ ऐसे पल जिन्हें मैं जानबूझकर भूल गया था। बाबा ने कहा कि साया जगह नहीं चुनता, इंसान चुनता है। उसी वक्त मेरी नजर अनन्या पर पड़ी। वो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और बाबा की तरफ देखने से बच रही थी। उसके चेहरे पर साफ डर था। जब बाबा की नजर उस पर पड़ी तो वो एक कदम पीछे हट गई। ये देखकर मेरे अंदर सवाल और बढ़ गए। अगर बाबा सच बोल रहे हैं तो अनन्या सब कुछ जानते हुए भी मुझसे क्यों छुपा रही है? बाबा ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। मुझे लगा कि अनन्या और बाबा के बीच कोई ऐसा रिश्ता या रहस्य है जो अभी सामने नहीं आना चाहता। गांव वाले बाबा से सवाल नहीं करते थे, बस सुनते थे। मैंने महसूस किया कि बाबा यहाँ डर फैलाने नहीं, बल्कि किसी पुराने घाव को कुरेदने आए हैं। उन्होंने कहा कि साया अब जाग चुका है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी वो चैन से नहीं बैठेगा। ये सुनकर मेरे अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी आया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बाबा ने जैसे मेरे सवाल सुन लिए हों। उन्होंने कहा कि हर कहानी का एक कारण होता है, चाहे वो याद में हो या यादों से परे। उस दिन के बाद से सब कुछ और भारी हो गया। बाबा के आने से सवालों के जवाब नहीं मिले, बल्कि सवाल और गहरे हो गए। मुझे अब साफ लगने लगा था कि ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, मेरी माँ की कहानी है और उस साये की कहानी है जो मुझे बचपन से देख रहा था। अनन्या की खामोशी, बाबा की चेतावनी और गांव वालों का डर, सब मिलकर एक ऐसी परत बना रहे थे जिसे हटाने के लिए शायद मुझे अपनी ही जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। बाबा ने मुझे गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां हवा भी अजीब सी लग रही थी, जैसे पेड़ों के बीच कोई बात दबाकर रखी गई हो। उन्होंने जमीन पर बैठने का इशारा किया और बिना भूमिका बांधे मेरी माँ की मौत का जिक्र कर दिया। उनका लहजा सवालिया नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे वो पहले से सब जानते हों। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे सच में पता है कि उस रात क्या हुआ था? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा कि माँ अचानक बीमार पड़ी थी, यही मुझे बताया गया था। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोले कि कुछ मौतें बीमारी से नहीं होती, कुछ डर से होती हैं। उनके शब्द मेरे भीतर उतरते चले गए और दिमाग में बंद दरवाजे धीरे धीरे चरमराने लगे। उनकी बातों के साथ ही मेरी यादों में दरारें पड़ने लगीं। बचपन की वो रात जिसे मैंने सालों से दबा कर रखा था, अचानक सामने आने लगी। मुझे याद आया कि उस रात घर में अजीब सी हलचल थी। पिता की आवाजें ऊंची थीं, माँ का रोना दबा हुआ। मैं कमरे के कोने में छिपा कांप रहा था। दिए की लौ बार बार हिल रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन डर साफ महसूस हो रहा था। माँ की आंखों में वही डर था जो मैंने मरने से पहले देखा था। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे बच्चे का दिमाग समझ नहीं पाया, लेकिन भूल भी नहीं सका। यादों का सिलसिला और गहरा होता गया। पिता का गुस्सा, उनका हाथ उठाना और फिर अचानक उनका बदला हुआ चेहरा, जैसे वो खुद नहीं रहे हों। बाबा की आवाज मुझे वर्तमान में खींच लाई। उन्होंने कहा कि हिंसा सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी घायल करती है।
उन्होंने इशारा किया कि उस रात घर में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता ऐसे कामों में शामिल हो सकते हैं। बाबा ने बताया कि कुछ लोग ताकत पाने के लिए अंधेरे से सौदे करते हैं और उस सौदे की कीमत परिवार चुकाता है। मेरी माँ शायद उस सौदे की सबसे पहली कीमत थी। मैंने बाबा से पूछा कि साया आखिर है क्या। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो पाती। उनके शब्दों में एक ठंडक थी। उन्होंने संकेत दिया कि जिस साए ने मुझे चुना है वो मेरे खून से जुड़ा हो सकता है, मेरे पिता की आत्मा। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर ये सच है तो वो साया कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरा अपना अतीत है। वो गुस्सा, वो हिंसा, वो डर, सब कुछ मिलकर एक साया बन चुका है जो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने दूर खड़ी अनन्या को देखा। वो हमारी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में उदासी और अपराध बोध साफ दिख रहा था, जैसे वो ये सब पहले से जानती हो लेकिन मुझे बताने की हिम्मत न कर पाई हो। हमारी नजरें मिली और उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि वो भी किसी बोझ के साथ जी रही है। शायद उसने मुझे इस सच्चाई से बचाने की कोशिश की थी या शायद वो खुद इससे भाग रही थी। मुझे उसके लिए बुरा लगा लेकिन अपने डर के आगे वो भावना दब गई। मेरे अंदर सवालों का तूफान मचा हुआ था। बाबा ने कहा कि अतीत से भागकर कोई नहीं बचता। जो दबाया जाता है वो किसी न किसी रूप में लौटता है। मेरे लिए वो रूप साया बन चुका था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सच को स्वीकार नहीं किया तो साया और मजबूत होगा। मैं जमीन पर बैठा कांपता रहा। मेरे सामने मेरी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। माँ का डर, पिता की हिंसा और मेरा बचपन सब एक दूसरे से जुड़कर एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है। जब मैं वहां से उठा तो मेरे अंदर एक सवाल गूंज रहा था जो किसी जवाब से ज्यादा भारी था। अगर साया मेरा अतीत है, अगर वो मेरे अपने खून से बना है, तो उससे लड़ना बाहर की किसी चीज से लड़ना नहीं होगा। वो लड़ाई मेरे अंदर होगी। मैंने आखिरी बार अनन्या की तरफ देखा, फिर अंधेरे की तरफ। दिल में वही एक सवाल गूंजता रहा, अगर साया मेरा अतीत है तो मैं उससे कैसे बचूं? रात होते ही मुझे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। जैसे ही सूरज डूबा मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। हाथ पैर भारी लगने लगे और सांसें बिना वजह तेज हो जाती। मैं कमरे में टहल रहा था लेकिन मन कहीं टिक नहीं रहा था। दिए की हल्की रोशनी में दीवार पर मेरी परछाई साफ दिख रही थी। अचानक मुझे लगा कि परछाई मेरी हरकतों के साथ साथ नहीं चल रही है। जब मैं हाथ उठाता वो एक पल बाद हिलती। पहले मैंने आंखें मलकर देखा, फिर जानबूझकर हिलकर परखा। वही हुआ, मेरी परछाई मुझसे पीछे रह गई थी। उस एक पल में मेरे अंदर डर ने घर कर लिया। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा और कोई और उसमें अपनी जगह बना रहा हो। मैं घबराकर शीशे के सामने गया। चेहरा वही था लेकिन मेरी आंखें काली दिख रही थीं, पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई रोशनी बची ही ना हो। मैंने पलकों को जोर से बंद किया, फिर खोला। आंखें कुछ पल के लिए सामान्य लगी लेकिन फिर वही अंधेरा लौट आया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पसीना आ रहा था लेकिन शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उस शीशे में मुझे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिख रहा था बल्कि कुछ और भी था, जैसे कोई भीतर से मुझे देख रहा हो। मैंने शीशे से मुंह फेर लिया लेकिन वो एहसास मेरे साथ ही रहा। अब डर बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर उतर चुका था। उस रात जब मैं लेटा तो नींद और जागने के बीच अजीब से सपने आने लगे। हर सपना पहले से ज्यादा साफ था। अंधेरे में कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन आवाज जानी पहचानी। उसने मुझसे बात की जैसे बरसों से मुझे जानता हो। उसने कहा कि वो मुझसे अलग नहीं है, मैं तेरा खून हूं। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हंसते हुए कहा कि जितना मैं उससे भागूंगा उतना ही वो मेरे करीब आएगा। नींद टूटती तो मैं पसीने में भीगा हुआ होता लेकिन आंख बंद करते ही वही आवाज लौट आती। मैं अब और अकेले नहीं रह सकता था।
डर इतना बढ़ चुका था कि मुझे किसी अपने की जरूरत महसूस हुई। मैं बिना कुछ सोचे अनन्या की तरफ भागा। रास्ता धुंधला लग रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल बस एक ही जगह पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे अंदर की सारी हिम्मत टूट गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मेरे पास आई। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो अचानक रोने लगी। उसका रोना किसी आम डर का नहीं था, बल्कि किसी गहरे दुख का था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो ये पल पहले से जानती थी, जैसे वो जानती थी कि मैं यहां ऐसे ही आऊंगा। मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे छोड़ दिया तो मैं कहीं खो जाऊंगा। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने वो शब्द कहे जो मेरे अंदर गूंजते रह गए, अब देर हो चुकी है राकेश। उसके ये शब्द सुनते ही मेरे सीने में कुछ टूट गया। मैं समझ गया कि जो हो रहा है वो अचानक नहीं है, ये सब किसी तय रास्ते का हिस्सा है, और मैं उस रास्ते पर काफी आगे आ चुका हूं। उसके बाद सब कुछ और अजीब लगने लगा। मुझे अपने ही शरीर से डर लगने लगा। कभी लगता जैसे मेरे हाथ मेरे नहीं हैं, कभी जैसे मेरे विचार मेरे नहीं हैं। अनन्या मुझे देखती रहती थी, जैसे मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ बेबसी भी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे बचा सकती है। उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरे हाथ को अपने सीने से लगाकर खड़ी रही। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो भी किसी लड़ाई में फंसी हुई है, और शायद मुझसे भी पहले। रात गहराती जा रही थी और मेरे अंदर का अंधेरा भी। परछाई अब सिर्फ दीवार पर नहीं थी, वो मेरे साथ चल रही थी। सपनों और हकीकत के बीच की दीवार टूटने लगी थी। मैं समझ चुका था कि साया अब बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है, मेरे खून में, मेरी सांसों में। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं नहीं जानता था कि उसे रोकने का तरीका क्या है। उस रात अनन्या की आंखों में आंसू और उसकी कही वो एक लाइन, अब देर हो चुकी है, मेरे लिए किसी फैसले से कम नहीं थी। उस रात अनन्या मुझे गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर ले गई। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन हवा अजीब तरह से स्थिर थी, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। मैं अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था, और शायद वो ये समझ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा कि अब वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि थकान थी, जैसे बरसों का बोझ उतारने जा रही हो। उसने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ वही है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि वो मुझसे बातें नहीं, बल्कि अपना सच सौंप रही है। उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। उसने बताया कि वो कई साल पहले मर चुकी है। ये शब्द सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। दिमाग ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल पहले से जानता था। उसने बताया कि उसकी मौत भी उसी साए की वजह से हुई थी, जिसने अब मुझे पकड़ लिया है। उस रात जब वो मरी, वो भी किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंसू नहीं थे, जैसे रोना भी उससे छिन चुका हो। उसने कहा कि मौत के बाद भी उसे चैन नहीं मिला, क्योंकि साया उसे छोड़कर नहीं गया। वो यहीं बंधी रह गई, इसी जगह पर। अनन्या ने कहा कि अमरखेड़ा कोई साधारण गांव नहीं है। ये एक बंधन क्षेत्र है, जहां वो सब खिंचे चले आते हैं जिनका रिश्ता उस साए से जुड़ा होता है। यहाँ समय रुक जाता है, रास्ते खो जाते हैं, और लोग अपनी ही सच्चाई से भाग नहीं पाते। उसने बताया कि जो भी साए के दायरे में आता है वो यहाँ किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाता है। मैं समझने लगा कि मेरा यहाँ आना कोई हादसा नहीं था, ये सब पहले से तय था। अमरखेड़ा मुझे बुला रहा था, जैसे उसने अनन्या को बुलाया था। उसने कहा कि वो यहाँ इसलिए रुकी रही क्योंकि उसे पता था कि एक दिन मैं भी आऊंगा। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, मुझे चेतावनियां दी, लेकिन सच पूरा नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि मैं टूट जाऊंगा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने कहा कि अगर वो चाहती तो मुझे पहले ही साए के हवाले कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहती थी कि मैं बच जाऊं, चाहे इसके लिए उसे और कितना ही दर्द क्यों न सहना पड़े। उसकी ये बात सुनकर मेरा गला भर आया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कब और कैसे जुड़ गया। मुझे खुद पता नहीं चला।
डर, रहस्य और अकेलेपन के बीच उसका साथ मुझे सुकून देने लगा था। मुझे उससे प्यार हो गया था। ये एहसास अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे पनपा था। लेकिन अब ये प्यार किसी खुशी की तरह नहीं, बल्कि एक भारी सच्चाई की तरह सीने पर बैठ गया था। क्योंकि वो जिंदा नहीं थी, वो मेरे सामने थी, मुझसे बात कर रही थी, लेकिन उसकी दुनिया मेरी दुनिया से अलग थी। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन एक पल को डर लगा। उसने खुद ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन अपनापन उसमें अब भी था। उसने कहा कि वो चाहती है कि मैं उसे एक इंसान की तरह याद रखूं, किसी भूत की तरह नहीं। उसके शब्दों में एक अजीब सी विनती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी को खो रहा हूं, जिसे ठीक से पाया भी नहीं था। उस पल समझ आया कि कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं होते, बस इंसान को बदलने के लिए होते हैं। उस रात के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। अनन्या अब मेरे लिए सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, वो मेरी कमजोरी बन चुकी थी। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन खुद को भी नहीं बचा पा रहा था। प्यार अब सुकून नहीं, दर्द बन गया था। हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता, मुझे याद आता कि वो इस दुनिया की नहीं है, और फिर भी वही एक थी जो मुझे समझती थी। उस सच के साथ जीना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। उस रात बाबा काल भैरव ने मुझे बुलाया। उनकी आवाज में अब पहले जैसी चेतावनी नहीं थी, बल्कि फैसला था। गांव के बीचों बीच एक खुली जगह पर उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। जमीन पर अजीब चिन्ह बनाए गए, धूप जलाई गई और मंत्रों की गूंज हवा में फैलने लगी। चारों तरफ अंधेरा गहरा होता जा रहा था, जैसे रात जानबूझकर हमारे करीब आ रही हो। बाबा ने कहा कि अब साया को रोकने का आखिरी वक्त आ चुका है। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन डर नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि साया को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी को खुद को अर्पित करना होगा। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया था कि यह अनुष्ठान सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि किसी की कीमत मांग रहा है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवा में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। कहीं आग की लपटें उठीं, कहीं चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन अंधेरा उन्हें निगलता जा रहा था। मुझे लगा जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य ताकत के चंगुल में फंस गया हो। उसी अंधेरे के बीच मैंने उसे महसूस किया। साया अब छुपा नहीं था, वो पूरी ताकत में सामने आ चुका था। दीवारों पर उसकी परछाई नाच रही थी, जमीन कांप रही थी और मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। मुझे लगा जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। अचानक वो आवाज मेरे कानों में गूंजी, वही भारी जानी पहचानी आवाज जिसने मुझे सपनों में डराया था। उसने मेरा नाम लिया और हंसा। उसने कहा कि मैं उससे अलग नहीं हूं, तू मेरा अगला रूप है। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह पड़े। मुझे लगा जैसे कोई मेरे भीतर घुसकर मेरी सोच, मेरी यादें, सब कुछ खींच रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन आवाज अंदर ही अंदर गूंजती रही। वो मुझे मेरे बचपन, मेरे डर, मेरे गुस्से की याद दिला रहा था। मुझे लगा जैसे मैं धीरे धीरे खुद को खो रहा हूँ। मेरे हाथ अपने नहीं लग रहे थे। कभी लगता मैं चिल्ला रहा हूँ, कभी लगता आवाज साये की है। चारों तरफ आग की रोशनी में सब कुछ विकृत दिख रहा था। बाबा के मंत्र अब साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, जैसे साया उन्हें दबा रहा हो। मुझे लगा कि अगर मैंने अभी खुद को संभाला नहीं, तो मैं सच में उसका हिस्सा बन जाऊंगा। उस पल मेरे दिमाग में माँ का चेहरा आया, उसका डर, उसकी चुप्पी। फिर अनन्या की आंखें याद आईं, जिनमें दर्द के साथ उम्मीद भी थी। उन दोनों की यादों ने मुझे एक पल के लिए थाम लिया। मैंने खुद को जोर से झकझोरा। दिल के अंदर से एक आवाज आई कि अगर यह अंत है तो मुझे खुद को चुनना होगा। लेकिन डर इतना गहरा था कि हिम्मत जवाब दे रही थी। साया हंस रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि मैं टूट जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरी सोच धुंधली हो रही है, जैसे कोई परत चढ़ रही हो। मैं खुद से दूर होता जा रहा था। उस पल मैंने समझा कि साया बाहर की चीज नहीं है, वो मेरे अंदर की सबसे कमजोर जगह से ताकत ले रहा है। अनुष्ठान अपने चरम पर था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं, मंत्र टूटे फूटे से सुनाई दे रहे थे और साया मेरे चारों तरफ घूम रहा था। मैं खड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक खुद रह पाऊंगा।
हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही शरीर में मेहमान बनता जा रहा हूं। उस रात मैंने खुद को खोने का डर पहली बार इतने पास से देखा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि साया सही कह रहा था। अगर मैं हार गया तो मैं ही उसका अगला रूप बन जाऊंगा। मुझे उस पल तक यह एहसास नहीं हुआ था कि अनन्या मुझसे कितना कुछ छुपाए हुए थी। जब अनुष्ठान अपने चरम पर था और साया पूरी ताकत से मुझे घेर चुका था, तभी मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून देखा। वो डर नहीं था, बल्कि किसी फैसले की शांति थी। उसी पल मुझे समझ आया कि वो बहुत पहले ही जान चुकी थी कि इस सब का अंत क्या होगा। वो जानती थी कि साया को रोकने के लिए किसी को खुद को अर्पित करना होगा, और वो किसी और को यह बोझ उठाने नहीं देना चाहती थी। उसकी खामोशी, उसका डर, उसकी दूरी, सब एक तैयारी थी। उस तैयारी के बारे में मुझे बताना शायद उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। अनुष्ठान के बीच अचानक अनन्या आगे बढ़ी। बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने मंत्रों की रेखा पार कर ली। उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने बाबा की तरफ देखा जैसे माफी मांग रही हो, और फिर सीधे उस अंधेरे की तरफ बढ़ गई जहां साया सबसे घना था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे पुकारा, लेकिन मेरी आवाज आग और मंत्रों के शोर में दब गई। वो जानती थी कि बाबा उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने पहले ही वो कदम उठा लिया था। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया हो। साया जैसे उसी पल उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनन्या उसके करीब पहुंची, अंधेरा सिमटने लगा। हवा जोर से चलने लगी, आग की लपटें हिलने लगी। अनन्या ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं, बल्कि किसी पूरे हो जाने की थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम जिंदा रहना, यही मेरा प्यार है। उन शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं बस उसे जाते हुए देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही उसने खुद को साए के हवाले किया, अंधेरे में एक तेज चीख गूंजी। वो साए की थी या अनन्या की, मैं नहीं जानता, लेकिन उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से कुछ खींच लिया हो। साया अचानक डगमगाने लगा। उसकी परछाइयां टूटने लगी, आवाज कमजोर पड़ने लगी। जो ताकत कुछ देर पहले मुझे निगल लेने को तैयार थी, वो अब बिखर रही थी। पूरा गांव कांप उठा, जमीन हिलने लगी, घरों की दीवारों से धूल गिरने लगी। लोग चीख रहे थे, लेकिन उस शोर में भी मुझे सिर्फ अपने दिल की टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे अंदर अब कोई लड़ाई नहीं बची थी। साया पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत के साथ मुझे अनन्या की कमी और गहरी महसूस हो रही थी। बाबा के मंत्र अब साफ सुनाई देने लगे थे, जैसे अंधेरा उनसे पीछे हट रहा हो। कुछ ही पलों में सब कुछ थमने लगा। आग बुझने लगी, हवा शांत हो गई, और वो अंधेरा जो सब कुछ निगल लेना चाहता था, धीरे धीरे सिमट गया। लेकिन मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। जब सब शांत हुआ, मैं वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें सूनी थीं। मैं जिंदा था, लेकिन अंदर से खाली। अनन्या नहीं थी। जिस इंसान ने मुझे बचाने के लिए खुद को खो दिया, वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। मुझे एहसास हुआ कि बलिदान सिर्फ जान देने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो किसी और को जीने देने के लिए खुद को मिटा देना होता है। मैं उस रात बच गया, लेकिन जो टूट गया था वो शायद कभी ठीक नहीं होगा। अनन्या का प्यार मुझे जिंदा तो रख गया, लेकिन उसके बिना जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। सुबह आंख खुली तो पहली चीज जो महसूस हुई वो सन्नाटा था। लेकिन ये सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा अमरखेड़ा में होता था। ये किसी आम सुबह जैसा था। हल्की धूप चेहरे पर पड़ रही थी और हवा में कोई अजीब भारीपन नहीं था। मैं उठकर बैठा तो कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूं। चारों तरफ देखा, लेकिन न वो घर था, न वो गलियां, न ही वो झोपड़ियां। जहां रात को गांव था, वहां अब खुला हाईवे फैला हुआ था। दूर तक सड़क, पेड़ और सामान्य सी दुनिया। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खड़े होकर चारों तरफ देखा, जैसे कोई निशान ढूंढ रहा हूं कि सब कुछ सच था। लेकिन अमरखेड़ा का नामो निशान तक नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरी नजर अपने ट्रक पर गई। वो सड़क के किनारे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। न कोई खरोंच, न टूट फूट,
जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। मैं उसके पास गया, दरवाजा खोला और अंदर बैठा। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। सीट, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक लंबा भयानक सपना था, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मेरा शरीर अब भी थका हुआ था और सीने में एक अजीब सा खालीपन था जो किसी सपने से नहीं आता। मैंने सड़क से गुजरते कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पास में कोई गांव था क्या। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा कि यहाँ तो सालों से सिर्फ हाईवे है। किसी ने हंसकर कहा कि मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। किसी ने सलाह दी कि आराम कर लूं। उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरी यादों में अमरखेड़ा अब भी जिंदा था। वो लोग, वो कुआं, बाबा और अनन्या, सब कुछ मेरे दिमाग में साफ था। अगर ये सब झूठ था तो इतना गहरा कैसे हो सकता था? अगर सच था तो फिर ये सब गायब कैसे हो गया? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद दिमाग ने ही ये सब रच लिया था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक से बाहर उतरा और सड़क किनारे खड़ा हुआ, मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी अपनी परछाई पर गई। कुछ सेकंड तक सब ठीक था, फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा पैर आगे गया, लेकिन परछाई एक पल बाद हिली। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने जानबूझकर हाथ उठाया, वही हुआ, परछाई देर से हिली। उस पल मुझे समझ आ गया कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ न कुछ अब भी मेरे साथ है। मैंने शीशे में खुद को देखा। आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन उनमें जो थकान और डर था वो कभी नहीं जाएगा। अनन्या का चेहरा याद आया, उसकी आवाज, उसके आखिरी शब्द। वो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे अंदर अब भी जिंदा थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, चाहे दुनिया मुझे कितना ही सामान्य क्यों न दिखे। कुछ लड़ाइयां बाहर खत्म हो जाती हैं, लेकिन अंदर चलती रहती हैं। अमरखेड़ा भले ही मिट गया हो, लेकिन जो उसने मुझ पर छोड़ा वो मिटना आसान नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। सड़क वहीं थी, ट्रैफिक वहीं, जिंदगी वहीं, लेकिन मैं वहीं नहीं रहा। हर मोड़ पर मुझे लगता जैसे कुछ पीछे छूट रहा है, या शायद मेरे साथ ही चल रहा है। मैं जानता था कि अब मैं सामान्य जीवन जी सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, हंस सकता हूँ, लेकिन ये भी जानता था कि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता है, सही वक्त का इंतजार करता हुआ। आज भी जब मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ और सड़क पर अपनी परछाई देखता हूँ, तो एक पल के लिए रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये एहसास है कि कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उस साए के साथ जिसने मुझे छुआ था, जिसने मुझे बदल दिया था। मैं बच गया हूं, पर साया शायद नहीं मरा। तो ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद करता हूं कि राकेश की ये आप बीती आपको अंत तक बांधे रखने में कामयाब रही होगी। अगर इस कहानी ने आपके मन में डर, रहस्य या बेचैनी की एक लहर छोड़ दी है, तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हो गया। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं से प्रेरित हॉरर कहानियां, रूह कंपा देने वाले किस्से और अंधेरे में छिपे रहस्यों की दास्तानें सुनना पसंद है, तो चैनल खौफनाक शैडो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपनी राय या डरावने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है। मैं हूं श्याम और मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए डर के साथ, एक नए साए के साथ।